हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिक्स क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 जो कि है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बायोट-सेवर्ट्स लॉ का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बायोट-सेवर्ट्स लॉ के बारे में बताया जा रहा है क्वेश्चन में कि वो इंडिकेट करता है मूविंग इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी v, कि जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी b और जो उसके मैग्नेटिक फील्ड है b उसके बीच का एक रिलेशन बताता है। उसके अकॉर्डिंग आप ये बताइए कि उस रिलेशन में जो v है और जो v है वो बेसिकली वो दोनों किस तरीके से, क्या वो आपस में पैरेलल कंडीशन में है, कि वो परपेंडिकुलर कंडीशन में है, कि उनका कोई और ये जो स्टेटमेंट ये बता रहे हैं वो उनमें से कोई सही है, तो वो आपको बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले आप ये इंश्योर कीजिए कि आपको फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है। तो मैं आपको बता दूं कि जो बायोट-सेवर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग आपका फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड का, वो आपको गाइस अच्छे से याद करना है, जो कि होता है μ0/4π, ओके, और साथ में Q और V क्रॉस R, जहाँ पर कि जो आपका V होता है और R वो आप वेक्टर कंसीडर करते हो, अपॉन में होता है R की क्यूब, और यहाँ पर मैं n कैप ले रही हूँ जो कि दिखाता है आपके मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को। ओके, तो यहाँ पर आप ये समझिए कि V क्रॉस R जब आप करोगे किसी भी दो चीज़ों का, अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो जो उसका आंसर आएगा वो ऑफकोर्स इन दोनों के परपेंडिकुलर आएगा। तो इट्स मीन्स कि जो V होगा और जो V होगा वो आपस में परपेंडिकुलर होंगे। सो इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया जाता है विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब उसकी जो वेलोसिटी है वो एकदम मतलब यूनिफॉर्म है, जितनी वेलोसिटी से जा रहा है उतने से ही जा रहा है, उसमें कोई भी एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, अलोंग द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग लॉन्ग सोलेनॉइड, और जो उसका एंगल है वो एकदम, मान लीजिए कि कोई सोलेनॉइड है तो उसके एकदम उसी एक्सिस पे, जहाँ पर सोलेनॉइड है उसी के ही एक्सिस पे हम क्या कर रहे हैं, उस इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहे हैं इसी एक्सिस पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो उस कंडीशन में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है कि इलेक्ट्रॉन विल बी एक्सेलरेटेड अलोंग द एक्सिस, कि जब आप ऐसा करोगे तो क्या इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर जाएंगे, ये फर्स्ट ऑप्शन है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा, कोई एक्सेलरेशन नहीं होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन पाथ विल बी सर्कुलर अबाउट द एक्सिस, कि वो जो है सर्कुलर पाथ में घूमने लगेंगे, ऐसा भी नहीं होगा, बिल्कुल ही गलत कह रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्सपीरियंस करेगा एक फोर्स को एट द 45 डिग्री टू द एक्सिस एंड हेंस एग्जीक्यूट अ हेलिकल पाथ, कि वहां पर एक हेलिकल पाथ स्टार्ट हो जाएगा, नहीं ऐसा भी नहीं है, ये ऑप्शन भी गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, द इलेक्ट्रॉन विल कंटिन्यू टू मूव विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड, ये वाला सही कह रहा है, क्योंकि मान लीजिए गाइस कि आप लोग जिस भी एंगल पे फेंकते हो, मान लो कि या तो इलेक्ट्रॉन को आपने 0 डिग्री पे डाला होगा ऑफकोर्स क्योंकि एक्सिस के अलोंग है, हो सकता है 180 डिग्री पे डाला हो, मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में डालोगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। जो आपका फोर्स का फॉर्मूला होता है दैट इज योर BeV होता है ना, VeV होता है। तो किसी भी केस में साइन 0 ले लो चाहे साइन 180 ले लो, फोर्स की वैल्यू तो 0 ही आएगी, और जब फोर्स लगेगा ही नहीं तो एक्सेलरेशन क्यों होगा, बिना फोर्स के कभी भी एक्सेलरेशन नहीं हो सकता। तो इसीलिए क्या होगा कि वो जो इलेक्ट्रॉन है बिना किसी डिफ्लेक्शन के और अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रेक्टेंगुलर लूप है कैरिंग अ करंट I, उसके अंदर I करंट बह रहा है जैसा कि आपको फिगर में भी दिखाई पड़ रहा है। ओके, इज सिचुएटेड नियरिंग अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, उसके सामने एक हमने लंबी सी वायर रखी हुई है, सच दैट द वायर इज पैरेलल टू वन ऑफ द साइड ऑफ द लूप, कि वो लूप के पैरेलल में हमने लगाया हुआ है, देख रहे हो ये लूप है, ये इसके पैरेलल में लगा हुआ है ऑफकोर्स, है ना। नेक्स्ट पढ़ो, इफ अ स्टेडी करंट I इज एस्टैब्लिश इन वायर, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है, तो लूप के साथ क्या होगा, क्या लूप रोटेट करना स्टार्ट कर देगी, या लूप उसकी जो वायर की तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, या दूसरे दूर जाएगी, या स्टेशनरी रहेगी, ये आपको बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में जो है आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाओगे। ध्यान से सुनो, जो ये वाली वायर है और ये वाली वायर है इसके कारण तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो इन दोनों वायर को हमें कोई भी ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं बात करूँ इस वायर की और इस वायर की, तो ये वायर क्योंकि पास है तो इसका जो इफेक्ट है वो ज़्यादा रहेगा, जो भी इफेक्ट रहेगा। और आपको पता है कि जब दो वायर इस तरीके से रहते हैं और दोनों में करंट अगर सेम डायरेक्शन में हो तो वहाँ पे अट्रैक्शन का फोर्स लगता है, और अगर दो वायर है और उनमें अपोजिट डायरेक्शन में करंट जा रहा हो तो वहाँ पे रिपल्सन का फोर्स लगता है। इसके और इसके बीच में एक बार ध्यान से देखिए,
इसमें जो करंट जा रहा है वो इधर जा रहा है और इसमें इधर, इसका मतलब इन दोनों के बीच तो रिपल्सन लगेगा और इन दोनों के बीच अट्रैक्शन लगेगा, और क्योंकि इनके बीच अट्रैक्शन लगेगा और यही वाला इफेक्ट ज़्यादा रहेगा, तो इट्स मीन्स कि जो बायर यहाँ पर जो लूप है वो बायर की तरफ अट्रैक्ट होगी। सो मूव टुवर्ड द बायर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल, कि सर्कुलर कॉइल का ये जो सेंटर है वहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको एक बात समझना है कि ये जो सर्कुलर लूप है उसमें जो करंट बह रहा है या जा रहा है, जो भी कर रहा है करंट, तो करंट का जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है क्योंकि इस तरफ से दिखाया गया, इस तरीके से जैसे क्लॉक चलती है। तो इसका मतलब ये है कि सर्कुलर कॉइल के कारण जो करंट है वो क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज का मतलब होता है कि हाँ वो इनवर्ड है ना। क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, इनवर्ड है। तो ये हमारा काम बन गया। स्ट्रेट वायर के कारण अगर मैं बात करूँ तो जब आप फिंगर रूल लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि इसके कारण जो आपकी फील्ड होगी वो आपकी आउटवर्ड होगी, है ना। स्ट्रेट वायर के कारण कैसी हो जाएगी, आउटवर्ड हो जाएगी। दोनों ही स्ट्रेट वायर के कारण, चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर ये बात समझ जाओ कि क्या होने वाला है, ठीक है। अब क्या करो, नेट फील्ड का फॉर्मूला लगा दो, नेट फील्ड का फॉर्मूला लगा दो और एक तो उसमें क्या होगा कि आपका क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन में 2r, जो कि क्या है आपके ये जो है आपके सर्कुलर पोर्शन वाले वायर का है फील्ड, और माइनस में आप लोग कर दोगे स्ट्रेट वायर वाले पोर्शन के कारण फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन में 2πr। जिस भी बच्चे को ये फॉर्मूला याद नहीं है, सबसे पहले फॉर्मूला याद करोगे अच्छे से, तभी ही समझ में आएगा। यहाँ पे चाहो तो आप म्यू नॉट आई अपॉन में 2r को कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस में 1 अपॉन में पाई। तो इस क्वेश्चन के लिए जो सही आंसर हो जाएगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी। ओके, बहुत कठिन नहीं है, एक बात ध्यान से समझोगे तो समझ में आ जाएगा, फॉर्मूला याद होना चाहिए बस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि एक करंट कैरिंग क्लोज्ड लूप है, एक इरेगुलर शेप में है, ठीक है। एक करंट कैरिंग क्लोज्ड लूप है, मान लो ऐसे इरेगुलर शेप में, एकदम अमीबा की तरह है, लाइंग इन मोर देन वन प्लेन, जो कि एक से ज़्यादा प्लेन में है ना, अलग अलग प्लेन में। व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जब उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में डाला जाता है, द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, तो क्वेश्चन पूछ रहा है उस पर फोर्स कितना लगेगा, ठीक है। तो आपको ये बात समझना पड़ेगा कि फोर्स कैसे आप सोचोगे, क्योंकि सोचना ही पड़ेगा क्योंकि स्पेशल कंडीशन है ये। तो आप समझो कि जो करंट कैरिंग क्लोज्ड लूप है, क्योंकि उसकी कुछ भी शेप है, पता नहीं कौन सी शेप है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, कैसे ना कैसे करके सारी फील्ड्स कैंसिल हो जाएंगी एंड अल्टीमेटली जो फोर्स लगेगा उस पर वो क्या लगेगा, जीरो लगेगा, क्योंकि यहाँ पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी हमने यूज़ कर रखा है। ये पॉइंट भी आपको कंसीडर करोगे तो समझ में आ जाएगा कि हाँ जीरो फोर्स ही लगेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 6 है द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी मेजर्ड बाय अ गैल्वेनोमीटर ऑफ द रेजिस्टेंस 40 ओम इज 10 मिली एम्पियर। तो ये जो है आपके गैल्वेनोमीटर वाले पोर्शन से क्वेश्चन किया गया है। आपको दे रखा है कि हाँ जो आपका गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है दैट इज़ योर 40 ओम, ओके 40 ओम दे रखा है, और जो वो करंट हम नाप सकती है वो है 10 मिली एम्पियर। इट इज़ कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर। हमने सोचा कि क्यों ना इसे वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर दिया जाए, दैट कैन रीड अप टू 50 वोल्ट, और हम चाहते हैं कि यार 50 वोल्ट तो कम से कम वो मतलब कैलकुलेट करे, ठीक है। तो उस टाइम पे आपको बताना है कि सीरीज़ में कितना रेजिस्टेंस हमको लगाना पड़ेगा, ओके। तो इसके लिए कैसे करोगे, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि हाँ भाई अगर रेजिस्टेंस हमें निकालना होता है जब हम वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है आर का वी अपॉन में आई जी माइनस जी, ओके। वोल्ट कितने वोल्ट का हमें अल्टीमेटली चाहिए, भाई ऑफकोर्स 50 वोल्ट का चाहिए। करंट की वैल्यू दे रखी थी क्या, हाँ 10 मिली एम्पियर है, तो एक काम करते हैं मिली को बदल देते हैं नॉर्मल एम्पियर में। मिली के लिए क्या करोगे, 10⁻³ से गुना कर दोगे, है ना। गुना में क्या कर देंगे हम लोग, गुना में जी कर देंगे या आर कर देंगे। देखो बात वही है, जी मतलब है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे इंटू 40 कर दोगे। तो इसको जब अल्टीमेटली गाइस आप लोग सॉल्व करोगे, हर बच्चा सॉल्व करके देखना, 4960 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि करंट लूप है प्लेस्ड इन द नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस, कि अगर एक करंट लूप को मैं नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में डाल दूं, है ना, इस बार यूनिफॉर्म नहीं डाला है, देख रहे हो, नॉन यूनिफॉर्म में डाल दूं तो क्या होगा। तो आपको समझ में आना चाहिए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा तो जो करंट का लूप होगा बच्चों वो एक्सपीरियंस करेगा एक अनइक्वल अपोजिट फोर्सेस को, है ना। कभी कहीं पे फोर्स लग रहा है, कभी कहीं पे फोर्स लग रहा है, अपोजिट वो भी फोर्सेस लगेंगे। उसके कारण क्या होगा कि एक टॉर्क वहाँ पे मतलब प्रोड्यूस हो जाएगा, जिसके कारण कि एक टॉर्क बन जाएगा, और टॉर्क के कारण क्या होगा, एक फोर्स और एक टॉर्क बेसिकली वहाँ पे हमें देखने को मिलेगी।
सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी, कि फोर्स बी फील होगा तभी टॉर्क होगा, क्योंकि फोर्स जैसी भी है, चाहे अपोजिट है चाहे जैसी भी है, बट फोर्स फोर्स है और टॉर्क भी लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द रेक्टेंगुलर कॉइल, कि रेक्टेंगुलर कॉइल पे इसमें नेट फोर्स कितना लगेगा, आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है। तो नेट फोर्स जब भी आप निकाल रहे होगे इस तरह के बायर्स के कारण, तो देखो बीसी के कारण तो कैंसिल हो जाएगा, है ना, क्यों, क्योंकि ये इसके क्या है, परपेंडिकुलर है, इसके कारण भी कैंसिल हो जाएगा, इसकी इन दोनों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं, इसके कारण और इसके कारण हमें निकालना पड़ेगा इस वाले पर्टिकुलर बायर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं फोर्स निकालूं ए बी के कारण, मान लो कि मैं ए बी के कारण निकाल रही हूँ कि यार फोर्स कितना लगेगा, उसके लिए फॉर्मूला लगाऊंगी म्यू नॉट अपॉन में क्या लगाएंगे, म्यू नॉट I1 I2, है ना, अपॉन में 2πr, साथ में गुना में L कर देंगे। तो जब आप ऐसा करोगे सारी वैल्यूज रखोगे तो जो आपका आंसर आएगा दैट इज योर 30 गुना में 10⁻⁷ न्यूटन। ओके, और किस तरह का रहेगा, अट्रैक्टिव वाला रहेगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन जो है वो सेम है तो अट्रैक्शन वाला रहेगा। चलो ठीक है, काम हो गया। उसके बाद FCD, इस तरीके से क्या करोगे आप, CD वायर के कारण भी निकालोगे फोर्स को। तो जब आप वो निकालोगे तो आपका आंसर आएगा 5 × 10⁻⁷ न्यूटन, जो कि रिपल्सिव नेचर का होगा। और क्योंकि दोनों का नेचर अलग अलग है तो आपको अल्टीमेटली जो बड़ी वैल्यू है उसमें से छोटी वैल्यू को माइनस करना पड़ेगा। और जब आप ऐसा करोगे तो अल्टीमेटली जो आपकी वैल्यू आ जाएगी दैट इज़ योर 25 गुना में 10⁻⁷ न्यूटन, वो भी टुवर्ड्स द वायर, मीन्स अट्रैक्शन वाला मैंने बोला था आपको कि ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर ए, कि मतलब इतना न्यूटन तो है ही और टुवर्ड्स द वायर जो है अट्रैक्शन बना रहेगा। आपको डायरेक्शन निकालनी आनी चाहिए, वरना ऐसा होगा कि आपको क्वेश्चन आते हुए भी, फॉर्मूला आते हुए भी, पुट करते हुए भी वैल्यू आंसर नहीं बता पाओगे, दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर 9 है कि इफ द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन मूव पैरेलल टू ईच अदर इन द सेम डायरेक्शन देन दे, तो कह रहे हैं कि अगर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन पैरेलल जा रही है, ठीक है, दोनों पैरेलल जा रही है, दिक्कत नहीं है, अगर एक ऐसे जा रही है तो दूसरी भी ऐसी ही जा रही है इन द सेम डायरेक्शन, और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो उन दोनों के बीच किस तरह का फोर्स लगेगा वो आपको बताना है। तो एक बात समझो कि वो जो मूवमेंट कर रहे हैं, जो हमारे इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है, तो उनके कारण जो करंट बनेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। और क्योंकि करंट अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा जिसके कारण क्या होगा कि वो आपस में रिपेल करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक कंडक्टिंग सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस r है, कैरीज अ कांस्टेंट करंट I, इट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B सच दैट B इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप, द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द लूप इज। तो आपसे पूछा जा रहा है कि एक सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस r है, ठीक है, रेडियस क्या है, r है, एक कांस्टेंट करंट I उसमें जा रहा है और उसको हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ही रखा हुआ है, B जो है परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द लूप है। आपको सिंपल सा बताना है कि यार मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा, ठीक है। तो नेट फोर्स जो होता है किसी भी करंट कैरिंग लूप पे, अब वो हमेशा जीरो ही होता है। अगर आप उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, ये कॉन्सेप्ट याद करो, चाहे अगर नहीं पता है तो याद कर लो, और पता है तो अच्छी बात है, पता होगा तो आपको आंसर पता भी चल गया होगा कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी। कई बच्चों को लगेगा मैम मैक्सिमम क्वेश्चन में जो है मैग्नेटिक फोर्स जो है वो जीरो आ रही है, तो क्या एग्जाम में आएगा तो तुक्का मार ले, है ना, कुछ ऐसा सोच रहे होंगे बच्चे। तुक्का मत मारो, कॉन्सेप्ट को सीखो, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को पूरा देखोगे काम तुम्हारा बन जाएगा, ठीक है। अब बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर कंडक्टर कैरिंग द सेम करंट, इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस। तो कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया गया है एक्सिस ऑफ सर्कुलर कंडक्टर पे, जो भी सर्कुलर कंडक्टर है जिस एक्सिस में था वहीं पे ही हमने क्या कर दिया, उसमें सेम करंट बह रहा है, तो इलेक्ट्रॉन कैसा मतलब फोर्स फील करेगा। मोस्टली जो इस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है फोर्स को ही लेकर आ रहा है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर ये बात समझो कि जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो आपका होता है QVV और साथ में साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा यहाँ पे क्या है, 0 डिग्री, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है कि हाँ उसी एक्सिस में हम लोग कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली फोर्स कितना आ जाएगा, दोबारा से 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी, कि यहाँ पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। एक सर्कुलर कॉइल है जिसका रेडियस r है, ठीक है, एक सर्कुलर कॉइल है जिसका रेडियस r है, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज प्रोपोर्शनल टू। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है। तो भैया फॉर्मूला पूछ रहा है तुमसे और थोड़ा ना कुछ पूछ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है सर्कुलर कॉइल के कारण वो क्या होता है,
वो होता है म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2r, थोड़ी देर पहले भी बताया था, है ना। तो बी यहाँ पर क्या दिखाई पड़ रहा है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है ना। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन अ स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन, कि क्या होता है कि आपका एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया जाता है एक स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन पे, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एकदम रेस्ट पे था, उस पर हमने बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड डाल दी, ये ले मैग्नेटिक फील्ड है ना। देन द इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि यार मैग्नेटिक फील्ड का काम होता है कि आप क्या करता है कि डायरेक्शन को चेंज करता है। वो उसको ये नहीं है कि वेलोसिटी दे देगा या उसको कहेगा कि चल भाई तू मूव करना स्टार्ट कर दे, ऐसा काम नहीं है मैग्नेटिक फील्ड का, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का काम होता है। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स के बारे में क्या बात सही है वो आपको बताना, मैग्नेटिक फोर्स के बारे में क्या बात सही कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान देंगे, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि मैग्नेटिक फोर्स ऑलवेज ओबे न्यूटन थर्ड लॉ। भैया न्यूटन चाचा यहाँ पे कैसे ही आ गए, क्या ही हरकत है, मैग्नेटिक फील्ड वगैरह के चैप्टर में तुमने न्यूटन पढ़ा नहीं पढ़ा, सिंपल सी बात है, इसका मतलब नहीं है, वो इन्वॉल्व है ही नहीं। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फोर्स डू नॉट ओबे न्यूटन थर्ड लॉ, बिल्कुल सही कह रहा है, न्यूटन का थर्ड लॉ कहाँ से आ गया, है ना, न्यूटन का लॉ ऑफ वो नहीं करते ये लोग, ठीक है। अब बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है इफ एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद वेलोसिटी v, कि अगर एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वेलोसिटी b से, जहाँ पर जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो b है, तो उसके बीच का क्या रिलेशन है वही पूछेगा दोबारा से, ठीक है, यही पूछ रहा है, बार बार रिलेशन ही पूछेगा। तो आपको मैं बता दूं कि जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड b होता है वो v के परपेंडिकुलर होता है, भैया थोड़ी देर पहले पढ़ा हमने, बस ये अलग तरीके से पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, देख लो ध्यान से पढ़ लो, डायरेक्शन ऑफ फील्ड b विल बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी b, ठीक है, थोड़ी देर पहले ही बताया था, बार बार कोई मतलब नहीं है टाइम वेस्ट करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 16 है कि एम्पियर का सर्किटल लॉ क्या बोलता है, वही सिंपल फॉर्मूला पूछ रहा है कि एम्पियर का सर्किटल लॉ बता दो। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। जिस बच्चे को याद नहीं है याद करो, इसमें समझाने लायक कुछ भी नहीं है जो कि मैं आपको समझाऊंगी बैठ के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 17 है कि एक करेक्ट प्लॉट आपको बताना है मैग्नेटिक फील्ड बी और आर ऑफ द सेंटर ऑफ वायर के बीच में, अगर उसका जो वायर का रेडियस है वो आर है तो उसके मैग्नेटिक फील्ड और रेडियस के साथ क्या मतलब जो ग्राफ है वो बनता है वो आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूँ गाइस, जैसे ही आप सेंटर पे रहते हो तो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो लगभग 0 होती है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे जाओगे वो बढ़ेगी, फिर दोबारा से घटनी स्टार्ट हो जाएगी। सो इसके अकॉर्डिंग जो ग्राफ बनेगा वो आपका बनेगा ऑप्शन नंबर बी। जिस बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है, नहीं पता है, सीधा साफ बता रही हूँ रटो, क्योंकि ये डायरेक्टली आएगा, इसमें जरा सा भी एग्जामिनर आपको नहीं घुमाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, द नेचर ऑफ पैरेलल एंड एंटी पैरेलल करंट आर, कि नेचर ऑफ पैरेलल एंड एंटी पैरेलल करंट कैसे होते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं, क्या सीन होता है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो मैं आपको बता दूं कि जो पैरेलल करंट होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, है ना, जो दोनों पैरेलल होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, और जो एंटी पैरेलल होते हैं वो आपके क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। भैया शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम लोग, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 है इन अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर द डिफ्लेक्शन ऑन द स्केल बाय द पॉइंटर अटैच्ड टू द स्प्रिंग इज। तो यहाँ पर जो है डायरेक्टली आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, क्योंकि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का एक सिंगल फॉर्मूला है जो कि आपको एज इट इज लर्न कर लेना है। तो यहाँ पर जो आप पॉइंटर होता है जो डिफ्लेक्शन का उसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है NAVI/K। इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। मैं चाहती हूँ कि आप लोग सही से फॉर्मूला को भी लर्न करो, क्योंकि डायरेक्टली अगर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे और आप नहीं करोगे तो बहुत ही गंदी बात है, क्योंकि अगर आप फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर बाई, कि अगर मैं चाहती हूँ कि गैल्वेनोमीटर को मैं कन्वर्ट करूँ एक एमीटर के अंदर तो मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि गाइस अगर आपको गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है, इट्स मीन्स कि आप चाह रहे हो कि आप करंट को बढ़ाओ, है ना, V = IR के अकॉर्डिंग समझो, जो I है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। इसका मतलब I तभी बढ़ेगा जब आप R को घटाओगे। घटाने के लिए क्या करो, पैरेलल के अंदर एक शंट रेजिस्टेंस लगा दो। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, कि एक हम शंट लगा देंगे रेजिस्टेंस ऑफ स्मॉल वैल्यू, वो भी पैरेलल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, एक करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड
इफ द कॉइल टर्न्स टू एन एंगल थीटा देन द टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो टॉर्क होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर समझोगे कॉस थीटा के डायरेक्टली होता है। सिंपल सी बात है, फॉर्मूला में क्योंकि कॉस थीटा आता है इसके, तो हाँ कॉस थीटा के डायरेक्टली होता है और सारी चीज़ें हमसे हमें कोई भी मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, द परमिएबिलिटी ऑफ अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, कि जो आपके पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं उनकी परमिएबिलिटी क्या होती है। तो यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो परमिएबिलिटी होती है वो छोटी होती है बट मोर देन यूनिटी होती है, जो आपको एज इट इज लर्न करना पड़ेगा, इसके पीछे और कोई भी लॉजिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक चार्ज पार्टिकल है जिसका मास m है, चार्ज q है, ट्रैवल ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है एक बार देख लेते हैं। जो आपका मास m है, चार्ज q है, ठीक है, रेडियस r है, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड b है। तो यहाँ पर टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपको बताना है। तो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है 2πm/qb, जो कि आपको एज इट इज लर्न होना चाहिए। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, हाउ मच फोर्स विल बी एक्सपीरियंस्ड बाय अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, द सिंबल हैव देयर यूजुअल मीनिंग। कह रहे फोर्स का जो फॉर्मूला होता है बेसिकली क्या होता है वो बता दो, और सारी चीज़ें बाहर में गई। सो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर है दैट इज क्या होता है आपका क्यू वी, और साथ में क्या होता है क्रॉस वी, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन की कौन सी इनमें से यूनिट नहीं होती है। गॉस बिल्कुल होती है, टेस्ला होती है, ऑस्टेड तो नहीं होती है, तो गलत ही है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन चार्ज पार्टिकल एंटर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो कि जब एक चार्ज पार्टिकल एंटर करता है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है ना भाई। अगर एक जो चार्ज पार्टिकल है वो एंटर कर जाएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा, वो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि वो क्या होगा, वो रिमेन कांस्टेंट रहेगा। सो इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27 है कि अगर एक गैल्वेनोमीटर को आप वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो क्या, है ना। तो समझो कि अगर आपको वोल्टेज को बढ़ाना है, इसका मतलब कि आर को भी बढ़ाना पड़ेगा। आर को बढ़ाने के लिए एक सीरीज में हाई जो रेजिस्टेंस है वो आप लगा दो तो आपका काम बन जाएगा। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, द मोस्ट सुटेबल मेटल फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है। तो इसको तो एज इट इज़ याद कर लो हर बच्चा कि स्टील जो होता है वो सबसे अच्छा परमानेंट मैग्नेट के रूप में यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, टेस्ला किसकी यूनिट होती है। बहुत बार ये क्वेश्चन करवाया मैंने और सबको पता हो जाना चाहिए अब तक कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो आपकी टेस्ला होती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज दैट द अर्थ बिहेव्स एज अ मैग्नेट। इनमें से क्या ऐसी चीज़ है जो जिससे हमें पता चलता है कि यार अर्थ जो है ना वो भी एक मैग्नेट की तरह है ना, अर्थ जो है वो भी मैग्नेट की तरह है। तो वो हमें तब पता चलता है कि जो नल पॉइंट है इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट, उससे हमें पता चलता है कि यार हाँ जो अर्थ है ना वो भी एक्चुअली में क्या है, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, एक चार्ज पार्टिकल विल नॉट मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी इन अ रीजन वेयर इन। तो कह रहा है कि एक चार्ज पार्टिकल जो होगा ना वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं चलेगा इन अ रीजन, जहाँ पर क्या होगा भाई कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं चल रहा है। इसका मतलब कोई तो सीन है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऑफकोर्स वहाँ पे होना ही चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नॉन इज इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, और जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका जीरो होना चाहिए ताकि वो अपना डायरेक्शन ना बदले। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी। ओके, इसी के साथ जो है हमने 31 क्वेश्चन कर चुके हैं गाइज, 31 रुपये का प्रसाद चढ़ चुका है। तो यही थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।